के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस क्षेत्र की कहानी पर रोशनी डालते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आधुनिक समय तक। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी मतलब हजारों साल पुरानी है। प्रागैतिहासिक बस्तियों से अगर देखें, फिर महाजनपदों का उदय और धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना ये इलाका। और हाँ, स्वतंत्रता संग्राम में भी तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का इतिहास देखा जाए तो वाकई बहुत समृद्ध है। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी मिलती है उसे सामने लाएं और समझें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की मुख्य धाराएं क्या रही हैं। चलें शुरू करें। जरूर। तो शुरुआत करते एकदम प्राचीन काल से। स्रोतों में जैसे बेलन घाटी का जिक्र है, सराय नहार राय, ये सब पुला पाषाण और मध्य पाषाण काल की जगहें हैं। हाँ, पत्थर युग की। और फिर वो कोल्डिहवा जैसी जगहें भी हैं, नवपाषाण काल की। कोल्डिवा, हाँ, जहां से चावल के प्रमाण मिले थे, शायद दुनिया के सबसे पुराने में से एक। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि यहाँ बसावट और खेती मतलब बहुत पहले शुरू हो गई थी। और ये भी दिलचस्प है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी मिले हैं यहाँ, जैसे आलमगीरपुर। हाँ, हालांकि वो सभ्यता का पूर्वी छोर माना जाता है, पर इसके बाद जो राजनीतिक नक्शा उभरता है वो महाजनपदों का है। महाजनपद, हाँ, यानी बड़े राज्य। हाँ, प्राचीन भारत के बड़े राज्य या गणराज्य कह सकते हैं। और इनमें से 8 काशी, कोसल, वत्स, शूरसेन, पांचाल, मल, चेदी और कुलू, इनका सीधा संबंध आज के उत्तर प्रदेश से है। 8? ये तो काफी ज्यादा है। बिल्कुल। गंगा यमुना का जो उपजाऊ मैदान है वो शायद इसकी एक बड़ी वजह रहा होगा। कृषि, व्यापार। हाँ, नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपती हैं, ये तो है ही। और फिर इसी जमीन पर 2 बड़े धर्मों का गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध और जैन धर्म की बात कर रहे हैं आप? हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन, बिल्कुल। और उनका महापरिनिर्वाण वो कुशीनगर में हुआ। इसीलिए इस क्षेत्र को बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। ये बात तो है। और जैन धर्म के भी कई तीर्थंकर यहीं जन्मे, अयोध्या में और दूसरी जगहों पर। मथुरा का कंकली टीला तो जैन कला का जैसे खजाना ही है। अच्छा, कंकली टीला। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जैन धर्म के नजरिए से। फिर मौर्य काल आया, अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेख, वो भी यहाँ कई जगह मिले हैं। सारनाथ, कौशाम्बी, मेरठ। सारनाथ का स्तंभ तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। वही तो, ये मौर्य प्रभाव दिखाता है। और अगर गुप्त काल की बात करें, वास्तुकला के कुछ बड़े उदाहरण हैं शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे कानपुर के पास भीतर गांव का ईंटों का मंदिर है, वो गुप्तकालीन है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में। हाँ, वो भी। ये उस दौर की कला और शायद स्थिरता का भी प्रतीक है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राचीन काल। फिर मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का दौर आया। बिल्कुल, सल्तनत काल में आगरा की स्थापना हुई। और जौनपुर एक अलग ही कहानी है। शर्की सुल्तानों के टाइम में वो शिक्षा संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र बन गया कि उसे शिराज़े हिंद कहने लगे, भारत का शिराज। सही, बिल्कुल यही। और फिर मुगल आए, आगरा राजधानी रही। फिर अकबर में फतेहपुर सीकरी बसाई। फतेहपुर सीकरी क्या कमाल की जगह है। और फिर शाहजहां का ताजमहल। मतलब मुगल वास्तुकला का शिखर तो यही है। एक तरह से उत्तर प्रदेश मुगल साम्राज्य का दिल बन गया था। और अकबर की नवरत्नों में से भी तो कुछ लोग यहीं से थे, बीरबल और टोडरमल। हाँ, बीरबल कालपी के थे और टोडरमल सीतापुर जिले से। उन्होंने प्रशासन में, खासकर राजस्व में बड़ा योगदान दिया। तो ये तो शानो शौकत का दौर था। पर फिर आधुनिक काल आता है और चीजें बदलती हैं। हाँ, आधुनिक काल की शुरुआत यहाँ एक बहुत बड़ी घटना से होती है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसकी चिंगारी मेरठ से भड़की थी। बिल्कुल। और फिर तो ये आग लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, इलाहाबाद, कई शहरों में फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, खान बहादुर खान, बड़े बड़े नेता उभरे यहाँ से। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। भले ही विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने राष्ट्रवाद की नींव को और मजबूत कर दिया। सही कहा। और इसके बाद आजादी की लड़ाई में भी उत्तर प्रदेश का रोल बहुत अहम रहा। कांग्रेस के कई अधिवेशन यहीं हुए। हाँ, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, इन सब शहरों में महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए। 1916 का लखनऊ पैक्ट यहीं हुआ, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग करीब आए थे। और दूसरी घटनाएं भी तो थीं, जैसे अलीगढ़ आंदोलन। हाँ, सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, जिसने शिक्षा, खासकर मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। फिर चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर के पास, असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। बिल्कुल। और काकोरी षड्यंत्र, जिसमें क्रांतिकारियों ने ट्रेन लूटी थी।
ये सब घटनाएं यहीं की हैं। राजधानी भी बदलती रही, आगरा से इलाहाबाद, फिर लखनऊ। हाँ, और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना तो इस संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। तो इन सारे स्रोतों को अगर एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कितना विविध और कितना महत्वपूर्ण रहा है। मतलब प्राचीन सभ्यताओं से लेकर धार्मिक केंद्र, फिर बड़े बड़े साम्राज्य और आखिर में स्वतंत्रता संग्राम की धुरी बनने तक। बिल्कुल, यहाँ के इतिहास की हर परत अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। और समझने वाली बात यह है कि कैसे ये अतीत की घटनाएं और ये विरासत आज भी इस प्रदेश की पहचान को, यहाँ के समाज को, राजनीति को, हर चीज को आकार लेती हैं। सही कहा। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि इतिहास की इतनी गहरी छाप जब किसी जगह पर हो तो उसका भविष्य किन मायनों में अपने अतीत से जुड़ा रह सकता है, या शायद उसे कैसे एक नई दिशा दे सकता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। देश की धरती वाकई कई कहानियों को समेटे हुए। हाँ। आज हमारे पास जो ये जानकारी है, ये हमें कुछ खास ऐतिहासिक और धार्मिक इमारतों की तरफ ले जा रही है। हाँ। उनकी बनावट, उनकी कहानियां। तो चलिए जरा इस जानकारी में गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ताजमहल से सारनाथ तक ये सब जगहें क्या बताती हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, इनसे हमें उस जमाने की सोच, संस्कृति और इतिहास का भी अंदाजा लगता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग निशानियां मिलकर उत्तर प्रदेश की विरासत को कैसे दिखाती हैं। हाँ, अच्छा तो शुरुआत आगरा से ही करते हैं। ताजमहल, जिक्र आते ही शाहजहां, मुमताज महल, ये सब याद आता है। स्रोत यही बताते हैं कि 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद ये बनना शुरू हुआ। और ये सिर्फ एक मतलब मोहब्बत की निशानी भर तो नहीं है ना? इसमें कई शैलियों का संगम है। हाँ बिल्कुल सही कहा। वो संगम बहुत अहम है। इसमें आपको फारसी, तुर्की, भारतीय, इस्लामी वास्तुकला सब एक साथ दिखेंगी। ये महज एक मकबरा नहीं, ये मुगल वास्तुकला का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आता है मुख्य वास्तुकार के तौर पर, और वहीं पास में आगरा का किला है। हाँ, वो लाल किला जी, जिसे अकबर ने बनवाना शुरू किया था लाल बलुआ पत्थर से। वो भी अपने आप में एक पूरा शहर जैसा था। जहांगीरी महल, खास महल, बाद में शाहजहां ने उसमें सफेद संगमरमर का काम करवाया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह पर अलग अलग बादशाहों ने अपनी छाप छोड़ी। और फतेहपुर सीकरी, वो तो अकबर की कहानी है। राजधानी बनाई, फिर छोड़ दी। स्रोत बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, इन सब का जिक्र करते हैं। इसे छोड़ा क्यों गया था? क्या स्रोत कुछ बताते हैं? पानी की कमी थी क्या? हाँ, ज्यादातर इशारा पानी की कमी और शायद कुछ रणनीतिक बदलावों की तरफ ही होता है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला भी अकबर की सोच दिखाती है। वहीं अलग अलग शैलियों का मिश्रण, दीवाने आम लोगों के लिए, और दीवाने खास वो शायद ज्यादा निजी या कहें कि बौद्धिक चर्चाओं के लिए रहा होगा। हाँ, जहां वो इबादत खाने वाली चर्चाएं होती थीं शायद। और वो पंचमहल भी देखिए, 5 मंजिला, हवादार, उसकी बनावट भी अनोखी है। अच्छा, अब मुगल काल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, या कहें कि दूसरी तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक पहचान, सारनाथ। सारनाथ का नाम आते ही एक शांति सी महसूस होती है। स्रोत कहते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। धमेक स्तूप? जी हाँ, धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, ये सब वहीं हैं। और सबसे खास अशोक स्तंभ, जिसका सिंह शीर्ष आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये जगह तो बौद्ध इतिहास और मौर्य कला दोनों का एक जीता जागता संग्रहालय है। सोचिए कितना पुराना इतिहास। और फिर कृष्ण की नगरी मथुरा। स्रोतों में यहाँ के मंदिरों, घाटों का जिक्र है। द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ये जगहें तो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और इसी तरह अयोध्या, राम जन्मभूमि के रूप में इसकी पहचान है। हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। स्रोतों में कनक भवन, हनुमानगढ़ी जैसे और भी स्थलों का उल्लेख मिलता है। ये शहर सदियों से धर्म और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। इतिहास सिर्फ प्राचीन या मध्यकालीन ही नहीं होता। प्रयागराज का आनंद भवन, नेहरू परिवार का घर, स्रोत बताते हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। हाँ, ये आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ा एक अहम पन्ना है। वहां का माहौल ही अलग रहा होगा। और फिर लखनऊ, नवाबों का शहर, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा,
आसफ-उद-दौला का बनवाया हुआ बड़ा इमामबाड़ा। हाँ, वो भूल भुलैया वाला। जी, कहते हैं अकाल राहत के लिए बनवाया था, लेकिन उसकी वास्तुकला देखिए, वो बिना किसी खंभे के टिका हुआ इतना बड़ा हॉल, और वो भूल भुलैया तो है ही कमाल की। इंजीनियरिंग का भी एक नमूना है वो। तो हैं, इन सब स्रोतों को देखने के बाद एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश में इतिहास की कई परतें हैं। मुगलों की शान और शौकत, बौद्ध धर्म की शांति, हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र और आज़ादी की लड़ाई की यादें, सब कुछ एक ही जगह पर। सही कहा आपने। ये स्थल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये अलग अलग समय, अलग अलग संस्कृतियों और शासकों की कहानियां कहती हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो यही विविधता, यही संगम उत्तर प्रदेश की असली पहचान है, और ये बात इन स्रोतों से साफ उभर कर आती है। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इतने अलग अलग तरह के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, इनका एक ही प्रदेश में होना आज के उत्तर प्रदेश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है ये। हम उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की जो समृद्ध विरासत है, उस पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और जानकारी हैं जो इस क्षेत्र के संगीत, नृत्य, वास्तुकला, त्योहार, मतलब इनकी जो विविधता है उसे दिखाते हैं। सही। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या कुछ खास निकल कर आता है। बिल्कुल। और ये स्रोत दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे सदियों से, आप कह सकती हैं, विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं का एक संगम रहा है। हाँ, यहाँ प्राचीन परंपराएं हैं, फिर मध्यकालीन दरबारी प्रभाव है, और साथ ही वो जीवंत लोक कलाएं भी हैं। तो कला के कई रूप यहाँ फले फूले हैं। सही। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों के जरिए इस सांस्कृतिक समृद्धि की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, और वो क्यों महत्वपूर्ण है ये भी। एग्जैक्टली। अच्छा, संगीत से शुरू करें। हाँ। अमीर खुसरो का जिक्र तो आता ही है। स्रोतों में लिखा है कि उन्हें कव्वाली और तराना जैसी जो नई गायन शैलियां थीं, हाँ, उनके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। शायद ईरानी संगीत का असर था। हाँ, काफी हद तक। और ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, आप देखें तो ये एक तरह का कल्चरल फ्यूजन था, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब उस दौर का एक संगम। सही कहा। खुसरो जैसे लोग दिखाते हैं कि कैसे यूपी बाहरी प्रभावों को लेकर कुछ अपना, कुछ नया बनाता रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ मतलब क्लासिकल या दरबारी संगीत तक ही नहीं है। स्रोत बताते हैं कि लोक संगीत की जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं। जैसे पूर्वांचल की कजरी हो गई, या ब्रज का रसिया, बुंदेलखंड का वो वीर रस वाला आल्हा, ये सब। हाँ, आल्हा तो बहुत सुना है। हाँ, बिल्कुल। तो ये गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये वहाँ के समाज, मौसम, लोगों की पहचान से जुड़े हैं। सही। अच्छा, नृत्य की बात करें तो कथक का जिक्र है, खासकर लखनऊ घराना। नवाब वाजिद अली शाह का नाम कैसे जुड़ा है इससे? हाँ, देखिए, स्रोत बताते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह, जो खुद अख्तर पिया नाम से लिखते भी थे, वो कथक के बहुत बड़े संरक्षक थे। अच्छा। उन्होंने ही लखनऊ घराने को वो खास पहचान दी जिसमें भाव पर, एक्टिंग पर, नज़ाकत पर जोर था। तो ये दिखाता है कि कैसे जो रॉयल पैट्रोनेज है, हाँ, शाही संरक्षण, उसने कला को कैसे निखारा। और लोक नृत्यों में वो ब्रज के चरकुला नृत्य का भी वर्णन है कि महिलाएं सिर पर पहिया रखकर उस पर दिए जलाकर नाचती हैं। हाँ, ये तो सुनने में ही बड़ा अद्भुत लगता है। मतलब वो बैलेंस और भक्ति का कैसा मेल हो। सच में ये होली के आसपास होता है, और ब्रज की जो लोक आस्था है, परंपरा है, उसका प्रतीक है। ये बहुत अनोखा है। ये सिर्फ एक डांस नहीं, पूरे समुदाय का उत्सव है एक तरह से। अच्छा, अब अगर हम वास्तुकला की तरफ देखें, हाँ, तो उसमें तो बहुत लंबा इतिहास है। सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्तूपों का जिक्र है, जैसे धमेक स्तूप। बिल्कुल। और फिर सारनाथ में ही अशोक स्तंभ का वो सिंह शीर्ष, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, और उसकी पॉलिश की बात तो आज भी होती है। क्या कारीगरी थी। सही बात है। और मंदिर, हाँ, उन्हें शुरुआती नागर शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। खासतौर पर उनके शिखर का जो शुरुआती रूप है और वो नक्काशीदार दरवाजे, अच्छा, वो देखने लायक हैं। फिर मध्यकाल में आए तो मुगल वास्तुकला, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, ताजमहल, वो तो खैर भव्यता का दूसरा नाम है। बिल्कुल, भव्यता और संतुलन। और फिर लखनऊ चलिए तो नवाबी दौर की वास्तुकला दिखती है। हाँ, जैसे बड़े और छोटे इमामबाड़े, रूमी दरवाजा।
हाँ, उनमें मेहराबों का, गुंबदों का, सजावट का एक अलग ही स्टाइल है। वो अवध की जो खास तहजीब थी उसे दिखाता है। सही। और मूर्तिकला में भी ये दो शैलियों का जिक्र है, मथुरा और गांधार, कुषाण काल की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मथुरा कला जो है वो स्थानीय लाल बलुआ पत्थर में बनी और उसमें एक भारतीयता झलकती है। जबकि गांधार कला पर ग्रीको रोमन प्रभाव साफ दिखता है। तो ये दोनों शैलियां दिखाती हैं कि कैसे इस इलाके में विचारों का, कला का आदान प्रदान होता रहा। अच्छा, और फिर है प्रयागराज का कुंभ मेला। स्रोत कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक जमावड़ों में से एक है। हाँ, करोड़ों लोग एक जगह। ये तो अपने आप में संस्कृति का एक जीता जागता महासागर है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है। आप देखें तो ये विभिन्न परंपराओं, कलाओं, विचारों के मिलने का एक अविश्वसनीय मंच। तो कुल मिलाकर ये स्रोत उत्तर प्रदेश की एक कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, कई परतें हैं उसमें। बिल्कुल, जहाँ संगीत, नृत्य, वास्तुकला, त्योहार, कला शैलियाँ सब आपस में गुंथी हुई हैं। अलग अलग समय के अलग अलग संस्कृतियों के प्रभाव ने मिलकर इसे इतनी रिच और विविध पहचान दी है। तो इन स्रोतों से हमने यही देखा कि उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक जमीन है वो कितनी उपजाऊ और बहुरंगी है। मतलब प्राचीन बौद्ध और गुप्त काल की ऊंचाइयों से लेकर मध्यकालीन मुगल और नवाबी शान और फिर वो जीवंत लोक परंपराएं। हर परत अपने आप में खास है और कहीं न कहीं दूसरी से जुड़ी हुई भी। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते एक सवाल शायद मन में उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जैसे हमने इन स्रोतों में देखा कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियां मिले और नए रूप बने। तो आज का जो दौर है टेक्नोलॉजी का, ग्लोबलाइजेशन का, इसमें उत्तर प्रदेश का ये सांस्कृतिक संगम भविष्य में और किन नए, शायद ऐसे रूप जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते, उन्हें जन्म दे सकता है। उसका आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन के नीचे क्या छिपा है। मतलब यूपी के जो खनिज संसाधन हैं उन पे गहरी नज़र। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं। ये बताते हैं कि कौन से खास खनिज हैं यूपी में, कहाँ कहाँ मिलते हैं और ये राज्य के लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आज का अपना मकसद यही है, यूपी के मुख्य खनिज, उनके मिलने की जगह हैं और उनका क्या महत्व है, इसे समझना। ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि भाई खनिज संपत्ति के मामले में यूपी देश में 10वें नंबर पर है। जी। और यहाँ तो 1974 में ही राज्य खनिज विकास निगम भी बन गया था। हाँ, काफी पहले। फिर 1998 में आई पहली खनिज नीति जिसने 12 जिलों को मिनरल रिच यानी खनिज बहुल घोषित किया। तो चलिए इसी को जरा खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कोयले से। ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी। क्या सीन है यूपी में कोयले का? हाँ, तो कोयले की बात करें तो यूपी का नंबर देश में 8वां आता है भंडार के मामले में। 8वां? अच्छा जी। और ये मुख्य रूप से मिलता है सोनभद्र जिले के सिंगरौली क्षेत्र में। हाँ, सिंगरौली का नाम तो सुना है पावर प्लांट्स के लिए। बिल्कुल, जो बड़े थर्मल पावर प्लांट है ना, ओबरा और सिंगरौली वाले, उनको फ्यूल यहीं से जाता है। राज्य की बिजली जरूरत के लिए ये बहुत अहम है। ये तो हुई बिजली की बात। अब आते हैं उन चीजों पर जो घर बनाने, इंडस्ट्रीज चलाने में काम आती हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। जी बिल्कुल। चूना पत्थर तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री की जान है। हाँ, वो तो है। इसके जो मुख्य भंडार हैं वो मिर्जापुर में है, गुरमा, कनाच, बसरी इलाका, और सोनभद्र में कजराहट। मिर्जापुर और सोनभद्र। हाँ, और यहीं से जो चुर्क और डल्ला के सीमेंट प्लांट है ना, उनको सप्लाई जाता है। अच्छा। और बलुआ पत्थर वो भी ज्यादातर मिर्जापुर का मशहूर है। कंस्ट्रक्शन में, इमारतें बनाने में खूब इस्तेमाल होता है। सही। अच्छा, एक और चीज है कांच बालू, मतलब सिलिका सैंड। जी। सुना है यूपी इसमें काफी आगे है। हाँ, ये बात सही है। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरा नंबर है। अरे वाह, दूसरा नंबर। जी। और इसका मेन सोर्स है प्रयागराज के पास शंकरगढ़ और लालापुर। वैसे ये बांदा, ललितपुर, मऊ में भी मिलता है। प्रयागराज के पास शंकरगढ़। हाँ, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इतनी कि यहाँ की हाई क्वालिटी सिलिका सैंड जापान जैसे देशों को एक्सपोर्ट भी होती है। अच्छा, जापान तक जाती है। जी। चलिए अब जरा धातुओं की तरफ बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से, वो है यूपी में। हाँ,
बॉक्साइट मिलता है बांदा, वाराणसी, ललितपुर और चित्रकूट, इन जिलों में पाया जाता है। हालांकि भंडार कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत जरूरी है, खास तौर पर सोनभद्र के रेणुकूट में जो हिंडाल्को प्लांट है उसके लिए। हाँ, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, काफी पुराना प्लांट है शायद। जी, 1958 में लगा था अमेरिका के सहयोग से। तो आप सोचिए, यूपी के ये बॉक्साइट भंडार इतने अहम थे कि देश का इतना बड़ा प्लांट यहाँ लगाया गया। ये तो वाकई दिलचस्प बात है। अच्छा, क्या यूपी में कुछ कीमती या मतलब स्ट्रेटेजिक खनिज भी हैं, जैसे सोना, हीरा या फिर यूरेनियम? हाँ, कुछ मात्रा में ये भी मिलते हैं। सोना जो है वो शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में मिलता है। नदियों के रेत में? जी, और ललितपुर में भी इसके संकेत मिले हैं। हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया गया है। और यूरेनियम ये खासतौर से ललितपुर जिले में मिलता है। और इसका, जैसा आपने कहा, सामरिक महत्व है। सामरिक महत्व मतलब न्यूक्लियर पावर या डिफेंस के लिहाज से? हाँ, मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम एक अहम ईंधन है। और ललितपुर में प्लैटिनम मिलने की भी संभावना जताई गई है। अच्छा, प्लैटिनम भी? जी, संभावना है। तो धातुओं और कीमती खनिजों के अलावा कुछ और भी जरूरी आध्यात्मिक खनिज होते होंगे, जैसे डोलोमाइट या रॉक फॉस्फेट। इनका क्या रोल है यूपी में? देखिए, डोलोमाइट जो है वो सोनभद्र और बांदा से मिलता है। अच्छी क्वालिटी वाला। हाँ, और ये स्टील बनाने में काम आता है। और रॉक फॉस्फेट वो ललितपुर में मिलता है। ये खाद बनाने के लिए कच्चा माल है। अच्छा, यानी खेती के लिए जरूरी। हाँ, बिल्कुल, सीधे तौर पर एग्रीकल्चर से जुड़ा है। इनके अलावा भी कई हैं, जैसे पायरोफिलाइट है, फायर क्ले है, चाइना क्ले, जिप्सम। ये सब झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर जैसे जिलों में मिलते हैं। एंडालोसाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में है। तो मतलब कुल मिला के ये तस्वीर बन रही है कि यूपी में खनिजों का भंडार शायद देश में सबसे ज्यादा ना हो, पर विविधता काफी। सही कहा। और ये संसाधन ज्यादातर दक्षिणी जिलों में ही सिमटे हुए हैं। हाँ, बुंदेलखंड और विंध्या क्षेत्र वाले इलाके, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, बांदा। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय स्तर पर भली टॉप पर न हो, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है और कुछ खास खनिजों का एक जगह मिलना, जैसे काच बालू या सिंगरौली का कोयला या ललितपुर का यूरेनियम, ये यूपी के उद्योगों और ऊर्जा क्षेत्र के लिए इसे बहुत अहम बना देता है। और इसकी नींव, जैसा आपने शुरू में कहा, वो 1974 के निगम और 1998 की पहली खनिज नीति ने रखी थी। सही। तो श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली ये निकलती है कि जिस तरह से ये खनिज संसाधन कुछ खास इलाकों जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर में ही केंद्रित हैं, तो भविष्य में अगर यहाँ और खोजबीन होती है या खनन बढ़ता है, तो उसके सामाजिक, आर्थिक और खासकर जो पर्यावरणीय पहलू हैं वो क्या हो सकते हैं? जी, ये एक अहम सवाल है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक नब्ज पर बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि कृषि तो यहाँ की रीढ़ है ही, मतलब करीब 60% आबादी इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। पर आज हम जरा हट के राज्य के औद्योगिक रंगों पर ध्यान देंगे। हाँ। पुराने कारखानों से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कहानी सिर्फ मतलब खेतों तक ही नहीं है। यहाँ पारंपरिक हुनर और जो आधुनिक उद्योग हैं, उनका एक बड़ा दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। अच्छा। और स्रोतों में कई आंकड़े हैं, किस्से हैं जो ये विविधता दिखाते हैं। जैसे एक जिक्र कानपुर का आता है, उसे कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते थे। हाँ, सही कहा। क्या आज भी वो बात है? मतलब हमारा मकसद है यूपी की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जो मुख्य पहिए हैं उनको समझना। वो 1903 की पहली चीनी मिल से लेकर आज के सॉफ्टवेयर पार्क और एक जिला एक उत्पाद जैसी जो योजनाएं हैं उन तक। हाँ, तो चलिए पारंपरिक उद्योगों से शुरू करते हैं। हाँ। चीनी उद्योग, इसकी जड़ें यहाँ काफी गहरी हैं। राज्य की पहली चीनी मिल वो 1903 में देवरिया के प्रतापगढ़ में लगी थी। 1903? अच्छा। हाँ, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश आज भी भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। और शाहजहांपुर में तो इसकी एक रिसर्च काउंसिल भी है, गन्ना अनुसंधान परिषद। अच्छा। गन्ने के अलावा कपड़ा उद्योग भी है, वो भी काफी पुराना खिलाड़ी लगता है। बिल्कुल। कानपुर के सूती कपड़े की बात तो है ही, लेकिन कानपुर की ही वो लाल इमली मिल। हाँ, लाल इमली, वो 1876 में शुरू हुई थी शायद ऊनी कपड़ों के लिए। हाँ, 1876
ऊनी कपड़ों के लिए बहुत मशहूर थी। और जाहिर है बनारसी रेशमी साड़ियों को कौन भूल सकता है। हाँ वो तो है, उनकी तो बात ही अलग है। सही कहा, उनकी पहचान तो दुनिया भर में है। फिर चमड़े का काम भी देखिए, कानपुर इसमें भी बड़ा नाम है। हाँ। हालांकि आगरा में भी इसका काफी काम होता है। अच्छा, आगरा भी। हाँ, और फिर वो छोटे छोटे केंद्र हैं, जैसे पीतल के लिए मुरादाबाद। पीतल नगरी। हाँ, पीतल नगरी। अलीगढ़ अपने तालों के लिए मशहूर है, रामपुर चाकुओं के लिए, और मेरठ कैंची और खेल के सामान के लिए। ये तो वो नाम है जो मतलब पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल। इन पारंपरिक उद्योगों ने और शिल्पों ने राज्य को एक खास पहचान दी है, जैसे सहारनपुर की लकड़ी पर वो बारीक नक्काशी। हाँ, बहुत खूबसूरत। या लखनऊ की चिकनकारी की नजाकत। हाँ। और गोरखपुर का टेराकोटा भी। और कन्नौज का इत्र। हाँ। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, जिसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। सुहाग नगरी, हाँ। और भदोही मिर्जापुर के कालीन भी तो हैं। ये सिर्फ उत्पाद नहीं है, ये उस जगह की संस्कृति का हिस्सा है। सही कहा। और सुना इनमें से कई उत्पादों को अब वो भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग भी मिला है। हाँ, मिला है। ये क्या है, मतलब सिर्फ एक पहचान है या इससे कारीगरों को कुछ असल फायदा भी होता है? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण कदम है असल में। जीआई टैग जो है वो उत्पाद की एक खास भौगोलिक पहचान और उसकी क्वालिटी की गारंटी देता है। अच्छा। तो इससे नकल रुकती है और उत्पादों को बेहतर दाम मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे इलाहाबादी सुरखा अमरूद है, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारसी साड़ी, कन्नौज का इत्र। मई 2021 तक का आंकड़ा है कि यूपी के 32 उत्पादों को ये टैग मिल चुका था। 32 काफी हैं। तो ये तो हुई परंपरागत उद्योगों और शिल्पों की बात, जिनकी अपनी एक मजबूत पहचान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश में आधुनिक उद्योग भी तो तेजी से पैर पसार रहे हैं ना? बिल्कुल। और इसमें कुछ काफी बड़े नाम शामिल हैं, जैसे मथुरा में इंडियन ऑयल की बड़ी तेल रिफाइनरी है। हाँ। गोरखपुर, फूलपुर और आमला, यहाँ उर्वरक कारखाने हैं जो खेती के लिए बहुत जरूरी हैं। और नरौरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। हाँ, और मैंने स्रोतों में देखा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनकी भी इकाइयां हैं कई शहरों में। हाँ, बिल्कुल। ये भारी उद्योग के उदाहरण हैं। और साथ ही टेक्नोलॉजी का भी जोर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, ये शहर अब सॉफ्टवेयर और IT हब बन रहे हैं। हाँ, ये तो दिखता है। कई तरह के औद्योगिक पार्क भी बने हैं, जैसे उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, गाजियाबाद में अपैरल पार्क है। फिर वो रक्षा औद्योगिक गलियारा बन रहा है, और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA, वो भी काफी सक्रिय है। ये सब नई पहले हैं। और एक योजना जिसकी आजकल काफी चर्चा है, एक जिला एक उत्पाद, ODOP। हाँ, ये 2018 में शुरू हुई थी। हाँ, ODOP। इसका क्या मकसद है? देखिए, इसका मूल विचार ये है कि हर जिले के किसी एक खास पारंपरिक उत्पाद या शिल्प को चुना जाए। अच्छा। और फिर उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को मतलब एक तरह का पुश मिले। और ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसे कम करने की कोशिश भी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब जैसे आगरा चमड़े के लिए चुना गया, फिरोजाबाद कांच के लिए, हाँ, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए, बिल्कुल, गोरखपुर टेराकोटा के लिए, बिल्कुल, मेरठ खेल के सामान के लिए, कन्नौज इत्र के लिए। लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, और इसी तर्ज पे शायद एक जिला एक खेल भी शुरू हुआ है। हाँ, वो भी है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बहुआयामी तस्वीर पेश करती है। एक तरफ गहरी जड़ों वाले कृषि और पारंपरिक शिल्प है, तो दूसरी तरफ आधुनिक उद्योग और तकनीक भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि विकास हर जगह एक सा नहीं है। जैसे पश्चिमी यूपी ज्यादा विकसित दिखता है, जबकि बुंदेलखंड जैसे इलाके थोड़े पीछे रह गए हैं। हाँ, ये क्षेत्रीय अंतर तो है। तो ये जो जटिल आर्थिक ताना बाना है, ये दिखाता है कि राज्य कैसे अपनी विरासत और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यही एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हमें सोचने की जरूरत है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश खास स्थानीय उत्पादों मतलब ODOP, GI टैग वगैरह और बड़े पैमाने के औद्योगिक गलियारों दोनों पर एक साथ जोर दे रहा है, तो भविष्य में पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक औद्योगिकरण के बीच किस तरह का तालमेल, कौन सा संतुलन राज्य के टिकाऊ विकास के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। और मिट्टी,
सुनने में शायद थोड़ा अकादमिक लगे, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये इस राज्य के लिए कितने अहम हैं। हाँ बिल्कुल। आज हम इन्हीं स्रोतों को जरा करीब से देखेंगे, समझेंगे कि यूपी के मौसम और मिट्टी की क्या खासियतें हैं और ये कैसे वहाँ के जीवन पर, खासकर खेती पर असर डालती हैं। हाँ, तो मतलब ये एक तरह से भौगोलिक चीरफाड़ होगी उत्तर प्रदेश की। जरूर। और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये भौगोलिक चीजें खेती से लेकर लोगों के रहन सहन तक सब कुछ तय करती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? मौसम से? हाँ, मौसम से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर 3 मौसम हैं। जी। एक तो गर्मी, मार्च से जून वाली, फिर जून के आखिर से अक्टूबर तक बरसात, और फिर अक्टूबर से फरवरी वो सर्दी का मौसम। सही। गर्मियों में मतलब औसत तापमान तो 33-35 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सोचिए बुंदेलखंड जैसी जगहों पर पारा 47 डिग्री तक, बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। और स्रोत बताते हैं कि जून सबसे गर्म महीना होता है ना? आगरा और झांसी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सर्दियों में जनवरी सबसे ठंडा, खासकर पश्चिमोत्तर जिलों में। एक पैटर्न है, जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है, ठंड बढ़ती जाती है। अच्छा, ये तापमान का उतार चढ़ाव जाहिर है फसलों के लिए बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल। और फिर आती है बारिश। हाँ, बारिश, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ज्यादातर बारिश बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। जी हाँ, जो पूरब से मतलब बिहार की तरफ से आता है और पश्चिम की तरफ जाते जाते कम होता जाता है। अब ये देखिए, गोरखपुर में, पूर्वी यूपी में साल में करीब 185 सेंटीमीटर बारिश। अरे वाह, काफी ज्यादा। और वहीं पश्चिमी यूपी में, मथुरा में सिर्फ 55 सेंटीमीटर। कितना फर्क है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि लगभग 80 से 83% जो सालाना बारिश है वो इन्हीं मानसून के महीनों में हो जाती है। अच्छा, मतलब साल भर की पानी की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी दौरान आता है? बिल्कुल। तो ये जो बारिश का पैटर्न है, ये सीधे सीधे तय करता है कि किस इलाके में कौन सी फसल ज्यादा आसानी से होगी। जैसे पूर्वी यूपी में धान और पश्चिम में गेहूं या गन्ना। हाँ, समझ में आता है। तो मौसम का ये मिजाज सीधे जमीन पर असर डालता है। हाँ। अच्छा, तो अब मिट्टी की बात करते हैं। स्रोतों में इसे पेडोलॉजी कहा गया है, मृदा विज्ञान। जी। यूपी में मुख्य तौर पर 3 तरह के मिट्टी वाले इलाके बताए गए हैं, भाबर और तराई, फिर बीच का विशाल मैदानी इलाका और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। सही कहा। और इसमें सबसे अहम, सबसे बड़ा हिस्सा है बीच के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसे कहते हैं। गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों की देन है ये। और ये जलोढ़ मिट्टी भी एक जैसी नहीं है। स्रोत बताते हैं 2 तरह की है, खादर और बांगर। हाँ बिल्कुल। खादर वो है जो नई जलोढ़ मिट्टी है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है, हर साल ताज़ा होती रहती है, बहुत उपजाऊ होती है ये। अच्छा। और बांगर? बांगर पुरानी जलोढ़ है। ये नदी घाटी से थोड़ा दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है। ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती और कहीं-कहीं इसमें कंकड़ मतलब कैल्केरियस नोड्यूल्स भी मिलते हैं। ओ, कंकड़। और इसी बांगर को ऊसर या रेह वाली मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, कुछ इलाकों में जहाँ लवणता या क्षारीयता बढ़ जाती है उसे ऊसर या रेह कहते हैं। उस पर खेती करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। पानी का निकास ठीक ना हो तो ये समस्या बढ़ जाती है। समझ गए। अच्छा, और दक्षिण के पठारी इलाके का क्या, खासकर बुंदेलखंड? वहां तो मिट्टी की और भी किस्म बताई गई हैं। जी हाँ, बुंदेलखंड और दक्षिणी पठार में मिट्टी ज्यादा विविध है। वहां आपको लाल मिट्टी मिलेगी। लाल मिट्टी ये किस चीज के लिए अच्छी है? ये गेहूं, चना, दालें, मोटे अनाज के लिए ठीक रहती है। फिर वहां मिलती है काली मिट्टी, जिसे स्थानीय लोग मार या माड़ भी कहते हैं। काली मिट्टी ये तो कपास के लिए मशहूर है ना? हाँ बिल्कुल। ये कपास के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इसकी खासियत है कि ये पानी को बहुत अच्छे से सोखती है और धरे रखती है, नमी बनाए रखती है। अच्छा, और भी कोई? वहाँ परवा मिट्टी भी मिलती है जो हल्की लाल भूरी सी होती है। इसमें ज्वार, बाजरा जैसी फसलें ठीक होती हैं। और एक राकड़ मिट्टी भी है जो पथरीली ढलानों वाली जमीन पर मिलती है। वो खेती के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। तो मतलब दक्षिण में हर कुछ किलोमीटर पर मिट्टी का प्रकार और उसकी उर्वरता बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। और पश्चिमी जिलों में जैसे मथुरा, आगरा के कुछ हिस्सों में आपको थोड़ी रेतीली, मरुस्थली मिट्टी का असर भी दिखेगा। इतनी विविधता! लेकिन एक चिंता की बात भी स्रोतों में है, मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव। ये पानी और हवा दोनों से होता है। जी हाँ, और ये एक गंभीर समस्या है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। पानी से होने वाले कटाव के भी कई रूप हैं,
जैसे परत अपर्दन, जिसमें मिट्टी की सबसे ऊपरी सबसे उपजाऊ परत बह जाती है। ओह, फिर है एक क्षुद्र सरिता अपपर्दन, जिसमें पानी बहने से छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं खेत में। और अगर ये नालियां गहरी और चौड़ी हो जाएं तो वो अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहलाता है। अवनालिका अपर्दन, ये कहीं ज्यादा होता है क्या? हाँ, इटावा जिला जो है यमुना और चंबल नदियों के पास, वो इस अवनालिका अपर्दन से बुरी तरह प्रभावित है। वहाँ बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं, इसी वजह से जमीन खेती लायक नहीं रहती। ये तो बहुत नुकसानदायक है। और हवा से कटाव? वायु अपर्दन मुख्य रूप से पश्चिमी जिलों में एक समस्या है, खासकर गर्मी के मौसम में, जब जमीन सूखी होती है और तेज हवाएं चलती हैं, वो ढीली मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। तो संक्षेप में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में मौसम कितना विविध है। कहीं बहुत गर्मी, कहीं बहुत बारिश, कहीं कम, और मिट्टी भी उतनी ही अलग अलग, उपजाऊ मैदानों से लेकर कम उपजाऊ पठारों और रेतीली जमीन तक। सही कहा। और यही भौगोलिक विविधता है जो उत्तर प्रदेश की कृषि, उसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि उसकी संस्कृति को भी एक खास आकार देती है। यह समझना जरूरी है कि किसी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी वहाँ के विकास की, वहाँ की संभावनाओं की नींव कैसे रखती है। हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों से मिली जानकारी के बाद मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है। बताइए। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन की बात सुन रहे हैं, पानी की उपलब्धता में बदलाव देख रहे हैं, इसका उत्तर प्रदेश की इन विविध मिट्टियों और यहाँ की खेती के तौर तरीकों पर भविष्य में क्या और कैसा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर लगातार नजर रखने और योजना बनाने की जरूरत होगी। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की खेतीबाड़ी और पशुपालन पर मिली जानकारी को थोड़ा खंगाल रहे हैं। जी। देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास बातें और रोचक तथ्य हाथ लगते हैं। जरूर। उत्तर प्रदेश तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी हमारे पास है वो राज्य की फसलों, पशुधन उत्पादन में उसकी जगह और जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी काफी अच्छी तस्वीर पेश करती है। चलिए इसी जानकारी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो बात सामने आती है, देश के कुल अनाज उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। जी हाँ, पहले नंबर पर। ये तो बहुत बड़ी बात है। और करीब 59.3%, मतलब लगभग 60% काम करने वाली आबादी खेती से जुड़ी है। सही कहा। यहाँ 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र भी हैं। हाँ, और यही 9 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश को इतनी तरह की फसलें उगाने में मदद करते हैं, वो गेहूं से लेकर गन्ना और चावल तक। अच्छा। इसी वजह से ये देश का एक तरह से अन्न भंडार है। अन्न भंडार, सही। और मोटे तौर पे देखें तो 3 फसल मौसम होते हैं, रबी, खारिफ और जायद। हाँ, जो अलग अलग समय पर बोई जाती हैं। बिल्कुल। फसलों की बात करें तो गेहूं, गन्ना और आलू, इनमें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है। जी, इन तीनों में अव्वल है। चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर है और बाजरे में राजस्थान के बाद। हाँ, चावल में दूसरा, बाजरे में भी दूसरा। गेहूं के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है और इससे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। हाँ, मतलब ठंडी और ठीक ठाक बारिश, जो यहाँ सर्दियों में मिल जाती है। बिल्कुल। खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है वो गेहूं के लिए बहुत ही माकूल है। इसी तरह गन्ने में भी राज्य अव्वल है, तभी तो इसे शक्कर का कटोरा कहते हैं। हाँ, शक्कर का कटोरा मेरठ वाला इलाका शायद। जी, मेरठ का इलाका इसके लिए खास तौर पे जाना जाता है। अच्छा। चावल या धान के लिए, जैसा आपने कहा, ज्यादा पानी और थोड़ी ज्यादा गर्मी चाहिए होती है। लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर बारिश। हाँ, तराई वाले इलाकों में शायद ये ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, तराई क्षेत्र में। और दालों की बात करें तो बुंदेलखंड का इलाका काफी अहम है, खासतौर पर चने के लिए। चना, अरहर, ये सब दालें। जी। कुछ और खास चीजें भी निकली हैं इन स्रोतों से, जैसे प्रतापगढ़, वो आंवले के लिए मशहूर है। हाँ, प्रतापगढ़ का आंवला बहुत फेमस है। और आम, भला मलियाबाद का दशहरी और बनारस का लंगड़ा आम, कौन नहीं जानता। अरे बिल्कुल, दशहरी और लंगड़ा। संतरे के लिए सहारनपुर और आसपास का इलाका जाना जाता है। जी, सहारनपुर क्षेत्र। हाँ, और इन खास फसलों के साथ ही कुछ जरूरी रिसर्च सेंटर्स का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे लखनऊ में गन्ने पर रिसर्च का भारतीय संस्थान है, IISR लखनऊ। हाँ, और मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा है। अच्छा, आलू पर भी रिसर्च। जी,
और महोबा में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर भी है। पान के लिए महोबा में? हाँ, ये संस्थान जो हैं ये खेती को बेहतर बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। ये तो हुई फसलों की बात, अब पशुपालन पर आते हैं। हाँ, एक और मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश का दबदबा है। हाँ बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक पशुओं की कुल संख्या और दूध उत्पादन दोनों में ही यूपी देश में नंबर 1 है। जी, दोनों में ये बड़ी उपलब्धि है। ऑपरेशन फ्लड का भी जिक्र है इसमें, जो देश में दूध उत्पादन बढ़ाने से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम था। हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन वाला, उसके कई चरण थे। और 2018 में यहाँ हर व्यक्ति के लिए रोजाना करीब 371 ग्राम दूध उपलब्ध था। 371 ग्राम प्रतिदिन, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा था उस समय। हाँ, ज्यादा है। सही बात है। डेयरी उद्योग यहाँ की गांव की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत खंबा है। और ये कोई नई बात नहीं है। पशुपालन विभाग तो 1944 में और दूध विकास विभाग 1976 में ही बन गए थे। काफी पहले। जी, और दूध उत्पादकों का हौसला बढ़ाने के लिए गोकुल पुरस्कार योजना जैसी स्कीमें भी चल रही हैं। गोकुल पुरस्कार योजना? हाँ। अच्छा। और किसानों की मदद के लिए भी कई योजनाओं का जिक्र मिला है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये तो काफी पुरानी है, 1998-99 की। जी, कैसी सी? इससे किसानों को आसानी से कर्ज मिल पाता है। फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 की। ये फसलों के नुकसान से बचाने के लिए होगी। हाँ, फसल बीमा। और एक किसान मित्र योजना भी थी 2001 की। किसान मित्र योजना, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था किसानों तक नई तकनीक और जानकारी पहुंचाना। अच्छा, सलाह वगैरह देना? हाँ, एक तरह से। इन सब योजनाओं का मकसद यही रहा है कि किसानों को पैसा मिले, तकनीक मिले, उनका जोखिम कम हो और पैदावार बढ़े। हाल में 2017 में एक किसान समृद्धि आयोग भी बनाया गया था। किसान समृद्धि आयोग? जी, जिसका लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना था। हाँ, ये लक्ष्य तो काफी चर्चा में रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश अनाज, गन्ना, आलू और दूध, इन सब में तो देश को लीड कर ही रहा है। हाँ, मुख्य रूप से इनमें। साथ ही आंवला, आम और पान जैसी खास क्षेत्रीय फसलें भी यहाँ की पहचान है, और इन सबको सहारा देने के लिए कई योजनाएं भी हैं। सही है। ये आंकड़े और जो जानकारी हैं वो उत्तर प्रदेश की कृषि की ताकत और उसकी जो विविधता है उसको साफ दिखाते हैं। ये राज्य भारत की खाद्य सुरक्षा में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये तो है। लेकिन इन स्रोतों को देखते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि भाई, इतनी कृषि प्रधानता है, इतनी योजनाएं हैं, सब ठीक है, लेकिन भविष्य में उत्तर प्रदेश की खेती के सामने सबसे बड़ी चुनौती या कहें कि सबसे जरूरी नया कदम क्या हो सकता है? अच्छा, आगे के लिए? हाँ, खासकर जब हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं, पानी के सही इस्तेमाल की और जो मौसम बदल रहा है उसके असर की, ये सब देखते हुए आगे क्या? ये आगे सोचने वाला मुद्दा है। आज हम उत्तर प्रदेश की जनजातीय विविधता पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं उन्हीं के आधार पर समझेंगे कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख समुदाय हैं, कहाँ रहते हैं और उनकी क्या खास बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखना काफी रोचक है कि संविधान में किन्हें मान्यता मिली हुई है और उनकी आबादी का पैटर्न क्या है। अगर शुरू करें तो संविधान का अनुच्छेद 342 है, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है जनजातियों को अधिसूचित करने का। इसी के तहत यूपी में भी जनजातियों को दर्जा मिला है। और जहां तक मुझे ध्यान है 2003 में शायद इस लिस्ट में कुछ बदलाव भी हुआ था। हाँ बिल्कुल सही। 2003 से पहले देखें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही जनजातियां थीं जो अनुसूचित थीं, एक थारू और दूसरी बुक्सा। सिर्फ 2? अच्छा। हाँ, लेकिन 2003 में क्या हुआ कि 10 और समुदायों को इस सूची में जोड़ा गया, तो अब कुल मिला के 12 मान्यता प्राप्त जनजातियां हो गई उत्तर प्रदेश में। तो ये तो काफी बड़ा बदलाव था। इसका मतलब है कि ज्यादा समुदायों को अब वो लाभ और संरक्षण मिल सकेगा। जी बिल्कुल, संवैधानिक पहचान मिलने से सरकारी योजनाओं वगैरह में फायदा होता है। अच्छा, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है? कुल आबादी का कितना हिस्सा है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है। करीब 0.57% ही है। सिर्फ आधा प्रतिशत से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, काफी कम। और इसमें भी सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला जिला अगर देखें तो वो सोनभद्र है, और सबसे कम मिलती है बागपत में। सोनभद्र में सबसे ज्यादा, बागपत में सबसे कम। और मैंने सुना है कि कुछ जिले ऐसे भी हैं
जहाँ कोई अनुसूचित जनजाति है ही नहीं। हाँ, जानकारी तो यही कहती है। जैसे अयोध्या और जालौन, इन जिलों में कोई भी अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। और अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो थारू है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थारू सबसे बड़ी जनजाति है। हाँ। अगर पूरे भारत की बात करें तो वो फिर भील जनजाति सबसे बड़ी है। ठीक है, तो चलिए फिर थारू जनजाति से ही शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी है यूपी में, तो इनके बारे में क्या खास जानना चाहिए? कहाँ रहते हैं ये लोग? थारू समुदाय आपको मुख्य रूप से प्रदेश के तराई वाले इलाके में मिलेगा, जैसे जिले हो गए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी। ये पूरा बेल्ट है। तराई का इलाका। हाँ। अच्छा। और इनकी संस्कृति, रहन सहन में कुछ अलग? हाँ, कई चीजें हैं। जैसे इनमें आज भी संयुक्त परिवार की प्रथा काफी मजबूत है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अच्छा। इनका मुख्य भोजन चावल है और ये लोग एक खास त्योहार मनाते हैं, बजहर नाम का। बजहर त्योहार। हाँ। इसके अलावा एक और बहुत दिलचस्प प्रथा है इनकी, बदला विवाह की। इसमें क्या होता है कि दो परिवार आपस में बहनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। मतलब एक तरह से सामाजिक रिश्ते मजबूत करने का तरीका है ये। बदला विवाह, ये तो काफी अनोखा है। हाँ, और होली का त्योहार भी ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। करीब 8 दिनों तक इनका होली का उत्सव चलता है। 8 दिन होली का इतना लंबा उत्सव। और इनके विकास के लिए, शिक्षा वगैरह के लिए भी कुछ हुआ है? जी बिल्कुल। थारू समुदाय के बच्चों की पढ़ाई के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय भी खोला गया है और एक थारू विकास परियोजना भी शुरू की गई थी काफी पहले, 2 अक्टूबर 1980 को। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, थारू के बाद जो दूसरी मूल जनजाति थी, बुक्सा, या जिन्हें भोक्सा भी कहते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? बुक्सा जनजाति आपको मुख्य रूप से बिजनौर जिले में मिलेगी। थोड़े बहुत आगरा में भी हैं। बिजनौर में ज्यादा? हाँ, मुख्य केंद्र बिजनौर ही है। एक मान्यता है इनके बारे में कि ये पवार राजपूतों के वंशज हैं। खैर, ये उनकी अपनी मान्यता है। भाषा ये लोग हिंदी ही बोलते हैं। और इनके समाज में कोई खास पंचायत व्यवस्था वगैरह? हाँ, इनकी अपनी एक जातीय पंचायत होती है और उस पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो मुखिया होता है, उसे तखत कहते हैं। तखत? हाँ, तखत। ये समुदाय के अंदरूनी मसलों को सुलझाने और व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई थारू और बुक्सा। अब जो 10 और जनजातियां जुड़ी, हाँ, उनमें से कुछ प्रमुख कौन सी है? हाँ, कई है। जैसे एक है माही गीर जनजाति। ये भी बिजनौर इलाके में ही मिलते हैं। ठीक। ये लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और इनका जो पारंपरिक काम रहा है वो मछली पकड़ना है। माही गीर, मछली पकड़ने वाले बिजनौर में ही। ठीक। और कोई? फिर है खरवार या खैरवार जनजाति। ये आपको प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मिलेंगे, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली। अच्छा, सोनभद्र साइड में। हाँ, इनका एक लोक नृत्य बहुत मशहूर है, कर्मा। अक्सर फसल कटाई या खुशी के मौकों पर यह नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य, खरमार जनजाति का। हाँ। और गोंड समूह का भी नाम सुना है? हाँ, गोंड समूह तो भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से है। उत्तर प्रदेश में भी ये कई जिलों में फैले हुए हैं, खासकर पूरब और दक्षिण की तरफ। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर से लेकर नीचे मिर्जापुर, सोनभद्र तक आपको गोंड समुदाय के लोग मिल जाएंगे। ऐसा लगता है सोनभद्र जिला जनजातीय आबादी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कई नाम आ रहे हैं वहां से। बिल्कुल। सोनभद्र में तो जैसे जनजातीय विविधता का केंद्र ही है। वहां आपको पहरिया, बैगा, पनिका या पंख जिन्हें कहते हैं, अगरिया। अगरिया, ये नाम सुना है शायद। हाँ, अगरिया पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाले लोग रहे हैं। लौह अयस्क गलाने का काम। इनके अलावा पटारी, चेरो, भुइया या बूनिया, ये सब जनजातियां सोनभद्र में एक साथ रहती हैं। काफी विविधता है सोनभद्र में। और कोई जनजाति जो किसी खास जिले में ही मिलती हो? हाँ, एक सहरिया जनजाति है। ये मुख्य रूप से ललितपुर जिले में पाई जाती है। ललितपुर में सहरिया? ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में भले ही जनजातीय आबादी का प्रतिशत कम हो, लेकिन विविधता काफी है। खासकर तराई का इलाका और सोनभद्र जिला, ये 2 क्षेत्र बहुत अहम लगते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। थारू लोगों की वो बदला विवाह जैसी परंपराएं हों, या उनका होली मनाने का तरीका, या फिर खरवारों का कर्मा नृत्य, ये सब उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक रिचनेस को दिखाते हैं। और 2003 में जो 10 नई जनजातियों को मान्यता मिली, उससे इस विविधता को एक पहचान भी मिली। सही। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर
इन अलग-अलग जनजातीय समुदायों के अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और उनके खास भौगोलिक वितरण को समझना उस इलाके के विकास या सांस्कृतिक संरक्षण की कोशिशों पर कैसे असर डाल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। आज हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा, भाषा, स्वास्थ्य और खेलकूद से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास कुछ दस्तावेज और तस्वीरें भी हैं। बिल्कुल, जो प्रदेश की इस यात्रा और कुछ खास संस्थानों के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इनसे जो मुख्य जानकारी है उसे निकालकर प्रदेश की संरचना और प्रगति को थोड़ा और समझें। और देखिए, शुरू करने के लिए एक रोचक तथ्य है। स्रोतों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर करीब 67.7% है। हाँ, और क्या आप जानते हैं कि ये प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय वो 1887 में स्थापित हुआ था। अच्छा, तो यहीं से शुरू करते हैं शिक्षा के सफर से। 1882 में एक हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी। ये वो कमीशन था जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा की हालत देख रहा था। हाँ, सुना है इसके बारे में। और इसने प्राइमरी एजुकेशन पे काफी जोर दिया था। अच्छा। फिर आजादी के बाद 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बना। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये दोनों स्कूली शिक्षा की देखरेख के लिए। और अगर हम हाल के वक्त की बात करें तो 2011 में शिक्षा का अधिकार कानून RTE लागू हुआ। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और जरूरी शिक्षा का कानूनी हक मिला इससे। बिल्कुल, ये तो हुए नीतिगत कदम, पर जमीन पर भी तो कुछ योजनाएं थीं, जैसे वो मिड डे मील योजना। हाँ, 1995 वाली। उसका मकसद था स्कूलों में बच्चों का पोषण सुधारना और उन्हें स्कूल आने के लिए एनकरेज करना। सही। और इसी तरह 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी आई। हाँ, वो खासकर पिछड़े इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए थी। तो पॉलिसी और स्कीम्स दोनों लेवल पर कोशिशें दिखती हैं। सही कहा। अब जरा कुछ बड़े शिक्षण संस्थानों पर बात करें। जरूर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसे कभी पूर्व को ऑक्सफोर्ड भी कहते थे। हाँ, 1887 में बना था ये, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU। BHU की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। दस्तावेज बताते हैं कि उनका विजन था इसे भारतीय मूल्यों पर आधारित एक मॉडर्न एजुकेशन सेंटर बनाना। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया था। अच्छा। जो फिर 1920 में जाकर विश्वविद्यालय बना। ये भी उस दौर में एक बड़ा कदम था मॉडर्न एजुकेशन की तरफ। यह तो हुई पारंपरिक उच्च शिक्षा। लेकिन एग्रीकल्चर जैसे फील्ड्स में क्या हुआ? हाँ, उसमें भी प्रदेश ने ध्यान दिया। जैसे कानपुर में 1975 में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना। ये शायद हरित क्रांति के बाद कृषि शोध के लिए जरूरी रहा होगा। बिल्कुल। और सिर्फ कृषि ही नहीं, स्पेसिफिक नॉलेज वाले संस्थान भी बने। जैसे लखनऊ का संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SGPGI, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। हाँ, सुना है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में इसका अहम रोल है। और कला के क्षेत्र में लखनऊ का भातखंडे संगीत संस्थान भी तो है। हाँ, उसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। वो अपने कोर्स और डिग्री खुद तय कर सकते हैं। सही। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ भाषा का मुद्दा भी तो अहम रहा होगा। बिल्कुल। आजादी के तुरंत बाद 1947 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। और फिर 1968 से इसे सभी सरकारी दफ्तरों में अनिवार्य कर दिया, है ना? हाँ। लेकिन प्रदेश में तो और भी भाषाएं बोली जाती हैं। सही बात है। इसीलिए शायद 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। ये कदम दिखाता है कि कैसे अलग अलग भाषाओं को साथ लेकर चलने की एक कोशिश हुई। और अगर खेलकूद की बात करें, खेलकूद में भी कुछ है। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। हाँ, उसका तो खास मकसद ही है खेल प्रतिभाओं को तराशना। बिल्कुल। और कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम, अरे हाँ, वो तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के लिए मशहूर है। तो इन सारी जानकारियों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। कैसी तस्वीर? कि कैसे समय के साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा से लेके स्वास्थ्य, भाषा और खेल तक अलग अलग क्षेत्रों में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश हुई है। हाँ, और उसे विकसित करने के भी प्रयास हुए हैं। ये संस्थान और नीतियां, ये सब उसी सफर का हिस्सा लगते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हंटर कमीशन से बात शुरू हुई और आज आधुनिक विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और योजनाओं तक पहुंच गई है। कृषि, चिकित्सा, कला, भाषा, हर क्षेत्र में
कहीं ना कहीं नींव डालने की कोशिश नजर आती है। सही कहा। पर एक बात सोचने वाली है क्या? कि इन सभी संस्थागत ढांचों और योजनाओं के बावजूद आज भी जो क्वालिटी एजुकेशन है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो हर एक इंसान तक पहुंचाने में उत्तर प्रदेश के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? ये एक अहम सवाल है। हाँ, जिन पर शायद और गौर करने की जरूरत पड़ेगी आगे।